नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के एक ऐसे अध्याय की, एक ऐसा राजवंश जो करीब 300 सालों तक चला और जिसने इस जमीन की शक्ल ही बदल कर रख दी। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी विरासत, जिसकी छाप आज भी हमें अपने चारों तरफ दिखाई देती है। हाँ, ताजमहल। इसे कौन नहीं जानता। हम सब इन जैसी शानदार इमारतों को पहचानते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, जिस साम्राज्य ने इन्हें बनाया, उसकी अपनी कहानी इन इमारतों से भी कहीं ज्यादा दिलचस्प और उतार चढ़ाव से भरी होगी। तो फिर आखिर कहानी है क्या उस साम्राज्य की? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे इस साम्राज्य का जन्म हुआ, वो भी काफी हिंसक तरीके से, और कैसे ये अपनी एक शानदार विरासत छोड़कर गया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे इस साम्राज्य की नींव रखी गई। एक ऐसी शुरुआत जो कह सकते हैं काफी तूफानी और अनिश्चित थी। ये कहानी शुरू होती है साल 1526 में। एक शहजादा आता है मध्य एशिया से, जिसकी रगों में दो महान विजेताओं का खून दौड़ रहा था, तैमूर और चंगेज खान। उसका नाम था बाबर। उसने देखा कि दिल्ली सल्तनत अंदर से कमजोर हो चुकी है, और बस इसी का फायदा उठाकर उसने पानीपत की मशहूर लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और हिंदुस्तान में एक नए राजवंश की नींव डाल दी। लेकिन नींव रखना एक बात है और उसे मजबूत करना बिल्कुल दूसरी। ये शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। देखिए, बाबर ने 1526 में सल्तनत तो शुरू कर दी, पर उसके बेटे हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हराकर सब कुछ छीन लिया। मतलब साम्राज्य शुरू होते ही लगभग खत्म होने की कगार पर आ गया था। किसी तरह हुमायूं ने उसे वापस तो जीता, पर फिर उसकी अचानक मौत हो गई। और तब सिर्फ 13 साल के एक लड़के अकबर के कंधों पर इस डामाडोल सिंहासन को संभालने की जिम्मेदारी आ पड़ी। तो एक नाजुक शुरुआत के बाद अब हम चलते हैं साम्राज्य के उस दौर में जिसे उसका स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक कमजोर सा राज्य एक बहुत बड़ी, एक ग्लोबल पावर बन गया। और इस जबरदस्त बदलाव का सेहरा जाता है अकबर के सर। उसने एक तरफ तो लगातार लड़ाइयां लड़कर साम्राज्य को खूब फैलाया, लेकिन साथ ही उसने कुछ ऐसी नीतियां अपनाई जिनसे साम्राज्य में स्थिरता आई। जैसे उसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स हटा दिया, और तो और उसने सभी धर्मों की अच्छी बातों को मिलाकर एक नया विचार पेश किया, दीन इलाही। हाँ, ये बात और है कि ये विचार बहुत सफल नहीं हो पाया, क्योंकि ये अकबर के साथ ही शुरू हुआ और उसी के साथ खत्म सा हो गया। दरबार से बाहर कभी फैल ही नहीं पाया। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? इसका जवाब है मनसबदारी सिस्टम। ये एक बहुत ही अनोखा तरीका था एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें अधिकारियों को, जिन्हें मनसबदार कहते थे, रैंक दी जाती थी, और ये रैंक उनकी काबिलियत के हिसाब से मिलती थी, न कि इस आधार पर कि वो किसके बेटे हैं। यही सिस्टम इस साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी था। हालांकि ये भी सच है कि बाद के सालों में इसी सिस्टम में करप्शन बढ़ा और जागीरें देने के चक्कर में शाही खजाने पर बोझ भी बहुत बढ़ गया, जो आगे चलकर एक बड़ी कमजोरी बना। अकबर के बाद आए जहांगीर और फिर शाहजहां। इन लोगों ने अपनी ताकत सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, बल्कि कला और आर्किटेक्चर के जरिए भी दिखाई। हर बादशाह ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाई, तो जहांगीर ने खूबसूरत बाग बनवाए, और शाहजहां ने तो ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे नायाब तोहफे दिए। और अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हम उस बादशाह के दौर में पहुंचते हैं जिसके राज में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचा, अपने चरम पर। लेकिन अजीब बात यह है कि यहीं से उसके पतन की शुरुआत भी हुई। ये शासक था औरंगजेब, एक बेहतरीन सेनापति, इसमें कोई शक नहीं। उसने लड़ाइयां जीतकर साम्राज्य को इतना फैलाया जितना पहले कभी नहीं था। लेकिन उसकी कुछ नीतियां, खासकर उसकी धार्मिक कट्टरता, वो साम्राज्य की जड़ों को ही धीरे धीरे खोखला करने लगी। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि पॉलिसी में कितना बड़ा बदलाव आया था। सोचिए, एक तरफ था अकबर जो सबको साथ लेकर चल रहा था, सहिष्णुता की बात कर रहा था। दूसरी तरफ आया औरंगजेब, जिसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स वापस लगा दिया। उसकी कोशिश थी एक कट्टर इस्लामी शासन बनाने की, और इसी चक्कर में राजपूत जैसे कई पुराने और जरूरी सहयोगी उससे दूर हो गए, नाराज हो गए। और इन नीतियों का नतीजा बहुत भयानक निकला। मराठे, सिख, राजपूत चारों तरफ से विद्रोह शुरू हो गए।
दक्कन में तो सालों तक जंग चलती रही, जिसने शाही खजाने को लगभग खाली ही कर दिया। मतलब जिस एकता और भरोसे की नींव पर अकबर ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, वो नींव अब दरकने लगी थी। तो अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, वो दौर जब साम्राज्य का पतन हुआ। चलिए देखते हैं कि औरंगजेब के समय में जो अंदरूनी कमजोरियां पैदा हुईं, उन्होंने कैसे इस विशाल साम्राज्य को तेजी से ढहने पर मजबूर कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मौत हुई और उसके साथ ही जैसे साम्राज्य का दम भी निकल गया, एक पावर वैक्यूम सा बन गया। उसके बाद जो भी बादशाह आए वो बहुत कमजोर थे, वो दरबार में चल रही साजिशों को रोक ही नहीं पाए। हालत ये हो गई थी कि मुगल बादशाह सिर्फ नाम के राजा रह गए थे, असली ताकत तो उनके वजीरों और अलग अलग इलाकों के सरदारों के हाथ में आ गई थी। तो इस पूरे पतन के प्रोसेस को हम 4 बड़े कारणों में देख सकते हैं। पहला, अंदरूनी लड़ाई झगड़े, मतलब तख्त के लिए शहजादों में ही जंग छिड़ी रहती थी। दूसरा, मराठों और सिखों जैसी रीजनल ताकतों का उठ खड़ा होना, जिन्होंने अपने अलग राज्य बना लिए। तीसरा, आर्थिक बदहाली, लगातार लड़ाइयों ने खजाना तो पहले ही खाली कर दिया था। और चौथा, और शायद सबसे बड़ा झटका, 1739 में ईरान से आए नादिर शाह का हमला। उसने दिल्ली को इस बुरी तरह लूटा कि मुगल साम्राज्य की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। ये एक तरह से ताबूत में आखिरी कील जैसा था। तो साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर बड़ी कहानी अपने पीछे एक विरासत छोड़ जाती है। तो चलिए अब नजर डालते हैं उस स्थायी विरासत पर, जो आज भी हमारे साथ है। मुगलों ने अपने पीछे जो छाप छोड़ी है, वो वाकई कमाल की है। उनका आर्किटेक्चर, उनकी बनाई इमारतें आज दुनिया भर में मशहूर हैं, कई तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। उन्होंने कला और संस्कृति का एक ऐसा संगम बनाया जिसमें फारसी, मध्य एशियाई और भारतीय सब कुछ घुल मिल गया था। उर्दू जबान उन्हीं के दौर में फली फूली। और हाँ, उनका जो राजनीतिक इतिहास है, उसकी गूंज आज भी इस पूरे उपमहाद्वीप की राजनीति में सुनाई देती है। शाहजहां का एक बेटा था दारा शिकोह। उसने किताब लिखी थी मजमा उल बहरीन, जिसका मतलब है 2 समंदरों का मिलन। ये कॉन्सेप्ट दरअसल उस दौर की आत्मा को दिखाता है। ये 2 समंदर थे, अलग अलग धर्म और उनकी परंपराएं, और उनका एक साथ मिलकर बहना यही इस साम्राज्य की सबसे बड़ी और खूबसूरत देन थी। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, मुगल साम्राज्य को किस तरह याद किया जाए? क्या उसे कला, संस्कृति और आर्किटेक्चर की शानदार विरासत के तौर पर देखें, या फिर उसे एक चेतावनी भरी कहानी माने कि कैसे कट्टरता और असहिष्णुता बड़े से बड़े साम्राज्य को भी गिरा सकती है? शायद सच इन दोनों के बीच में ही कहीं है। सोचने वाली बात है ना?